जोहार। विद्या भैया, वो विद्या भैया जिसकी दहाड़ से छत्तीसगढ़ का जंगल कांपता था, जिसकी यहाँ की दहाड़ दिल्ली सिंहासन तक डोला देती थी। वो विद्या भैया जो अक्सर छात्र नेताओं से घिरे होते थे, टॉल डॉक हैंडसम बॉय से लेकर चांदी से चमकते सफ़ेद बाल होने के बावजूद वो आदमी विद्या भैया ही रहा। यदि जिंदगी के अफसाने जानने हो तो विद्या भैया को जान लो, जो आदमी अपने खुले दिमाग और ठसन के साथ जिंदगी जीने के लिए जाना जाता है। आज के दौर में राजनीति करने के लिए जबड़ों से ज़्यादा पेट में दांत होना जरूरी है, लेकिन ये ठहरे विद्या भैया, जो आदमी सामने बात करता था। आज आपने नेता देखे होंगे जिनके मुंह के आगे माइक टिकते ही रटना शुरू कर देते हैं, डायरी में लिख के चलते हैं कि क्या बोलना है, लेकिन विद्या भैया उनमें से नहीं थे। विरासत में मिली राजनीति के राजकुमार विद्याचरण के जीवन में एक शब्द की जगह नहीं थी, वो था डर। आज विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि है। 25 मई को हमने ठीक इसी समय झीरम हमले की दास्तां सुनाई थी। सबसे बड़े सुपारी किलिंग के 2 फेज 5 सवाल। तीसरा फेज इस आदमी का है जो इतना बड़ा लड़ाकू निकला कि 85 की उम्र में भी 3 गोली खाकर उस जंगल से लौट आया था। गुड़गांव के मेदांता केयर में चली जिंदगी और मौत की लड़ाई से उभर कर होश में भी आ गया था, लेकिन वाह नियति जो चोटिल होने के कारण फैले इन्फेक्शन न रुके। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करने बंद हुए और 17 दिनों के संघर्ष के बाद बैकुंठ चले गए। आज हम जानेंगे द विद्या भैया को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश तक के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के छोटे बेटे की। पंडित रविशंकर शुक्ल के घर 2 अगस्त 1927 को एक बेटे ने जन्म लिया, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में हुई। उसके बाद नागपुर के मॉरिस कॉलेज से बेटे ने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद एल्विन कूपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, जो देश भर के जंगलों में सैलानियों को सफारी दर्शन करवाने और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का काम करती थी। किसी को क्या मालूम था कि जंगलों से शुरू हुई यह जिंदगी का अंत का कारण भी जंगल बनेगा। बेटा बहुत चालू था, समझदार था, अपने पापा का ओहदा और रसूख दोनों जानता था। 1957 में पिता के जमा खर्च से कुछ निकाल लाया, वो थी महासमुंद की सांसद की टिकट। उस वक्त महासमुंद सीट का नाम बलौदा बाजार हुआ करता था। उम्र 28 की और पहुंच गए लोकसभा। कोई इक्के दुक्के बार नहीं, 9 बार। आज आदमी पार्षद बन के खादी की सफ़ेद कमीज सिलवा लेता है। एक बारी का सांसद की 3 पीढ़ी पट्टी में पूर्व सांसद लिखती है। विद्या भैया की 3 बेटी थी, एक का देहांत हो गया और 2 अमेरिका में रहती हैं। आज वो बंगला वीरान है, जो कभी मध्य भारत के राजनीति का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसके डाइनिंग टेबल के डिनर में ही देश भर का भविष्य तय हो जाता था। आज वहाँ धूल है। इसलिए पहले ही कहा था, जिंदगी के अफसाने जानने हो तो विद्या भैया को जान लो। 57 से 62 तक महासमुंद के सांसद रहे। इसी दौरान 1966 में इंदिरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद 1971 के चुनाव में रायपुर के सांसद बने। फिर मिली एक हार, कारण बना आपातकाल। 1977 में एक चुनाव हारे और 10 बार चुनाव लड़ते हुए 9 बार सांसद बनकर कीर्तिमान उन्होंने रचा। अपने राजनीतिक कैरियर में भारत के दूरसंचार, गृह, रक्षा, वित्त, योजना, सूचना एवं प्रसारण, विदेश, संसदीय, जल संसाधन मंत्री रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यह इसलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ में विद्या भैया ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तैयारी तक कर डाली थी, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। भले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पिटाई ही क्यों न करवानी पड़ जाए, सब मंजूर, लेकिन नियति को सीएम विद्याचरण नामंजूर। जो कभी रायपुर कलेक्टर करके साहब बोला करते थे, अजीत जोगी के सर छत्तीसगढ़ का मुकुट रखाया, जो कि विद्या भैया को कभी रास नहीं आया। रूठे विद्या भैया ने बुढ़ापे में भी कहर ढाया, जिसकी कहानी आगे सुनाएंगे। पहले जान लेते हैं विद्याचरण शुक्ल के उन दिनों को जब उन्हें राजयोग मिला हुआ था।
खुला खेल फर्रुखाबादी वाली राजनीति करने वाले विद्याचरण शुक्ल सामने बात करते थे, खुले दांव खेलते थे। जंगलों से मोहब्बत थी, इसलिए एल्विन कूपर कंपनी की शुरुआत की थी। एक दिन कंपनी को जंगल में मां से बिछड़ा शावक मिला तो विद्या भैया ने घर में ही शेर पाल लिया, जो उनसे पूरी तरह घुल मिल भी गया। विद्या भैया ने उसका नाम रखा था राजा। राजा जब बड़ा हुआ तो खतरनाक भी हुआ। समय रहते उसे भिलाई के मैत्रीबाग शिफ्ट किया गया। विद्याचरण शुक्ल के निधन के कुछ साल पहले ही राजा भी चल बसा। वीसी शुक्ल के पास महंगी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन हुआ करता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली गाड़ी ली लैंड रोवर डिस्कवरी 60 के दशक में, जिसकी कीमत 20 लाख हुआ करती थी, यानी आज के करोड़ों में। इसी कार को जंगलों में घुसा दिया करते थे, चुनाव प्रचार में भी इसी से जाया करते थे। खुद ड्राइव करने और हाँ कहें तो गाड़ी को हवा से बात कराने के शौकीन थे। अपनी गाड़ियों को खुद ही मेंटेन करते थे। उनके पास BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, डिस्कवरी 1, डिस्कवरी 2, 3 तमाम सीरीज मौजूद थी। बतौर मंत्री 7 रेस कोर्स दिल्ली के जिस आलीशान बंगले में रहते थे वो आज प्रधानमंत्री निवास है। 80 के दशक में करीब 6.5 एकड़ का आलीशान बंगला बनवाया। हथियारों के शौकीन विद्या भैया के पास लाइसेंसी गन का जबरदस्त कलेक्शन हुआ करता था। अगर आपके मन में विचार आ रहा है तो विराम दीजिए। हर व्यक्ति सरकारी पैसे पर हाथ नहीं मारता। ये दौलत शोहरत वीसी शुक्ला की पुश्तैनी जायदाद थी। अब जब बात शौक की हो रही है तो वो किस्सा भी सुना देते हैं जब वीसी शुक्ला भी जवान हुआ करते थे। हमारे पुराने पीढ़ियों के पत्रकारों के मुताबिक उस वक्त की फेमस एक्ट्रेस विद्या सिन्हा पर विद्याचरण शुक्ल का दिल आ गया था। एक दिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि विद्या भैया ने फोन मिलाकर कह दिया कि मैं भी विद्या, तू भी विद्या। जानकारों का कहना है कि वहाँ कोई और भी मौजूद था, जिसके कारण ये बात बाहर आई। इसे महज ही एक अफवाह माना जाए, लेकिन उन दिनों इस बात को लेकर अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने वीसी के लेकर के खुली नाराजगी भी जाहिर की थी। सूचना प्रसारण मंत्री होने के दौरान जब वीसी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मॉस्को गए थे, उस टीम में विद्या सिन्हा भी शामिल थी। जानकारों के मुताबिक यहीं से नज़दीकियां बढ़ी। वीसी विद्या सिन्हा के जबरा फैन थे। 2008 में युगांग धीर की एक किताब अमिताभ के संघर्ष कथा में इस बात का जिक्र भी आता है। खैर, जरूरी नहीं हर कहानी का अंत भी लिखा जाए, कुछ अधूरे रह जाए तो भी बेहतर। इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर, ये लाइन हमारी नहीं, एक वरिष्ठ जाने माने पत्रकार की है। पद्मश्री सम्मानित बलबीर दत्त जी ने एक किताब लिखी थी, इमरजेंसी का कहर और सेंसरशिप का जहर। इस किताब में जितना जिक्र इंदिरा और संजय गांधी का आता है उतना ही विद्याचरण शुक्ल का, क्योंकि उस आपातकाल में वीसी शुक्ल ने भी अहम रोल अदा किया था। या यूँ कहें कि वीसी ही आपातकाल की हवा का बहाव तय करते थे, क्योंकि उस वक्त कलम इनकी जागीर बनी। उस वक्त 4 नामों की चर्चा होती थी, इंदिरा, संजय, वीसी और बंसीलाल। शाह आयोग ने भी जिन्हें दोषी माना, सजा हुई, जेल गए। और फिर उभरा वीसी का किरदार, जो उन्हें विद्या भैया बनाता है। लेकिन उस इबारत को लिखने इमरजेंसी के करता धरता वीसी की शुरुआत हुई इमरजेंसी से। इमरजेंसी लागू होने के ठीक पहले विद्या रक्षा राज्य मंत्री थे। इधर इंद्र कुमार गुजराल सूचना मंत्री थे। संजय गांधी मां के बेटे के अलावा कुछ नहीं थे। इंद्र गुजराल से उन्होंने कवरेज बेहतर करवाने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री के पुत्र की बात न सुनना गुजराल को भारी पड़ा। 5 दिन के भीतर राजदूत बनाकर मॉस्को भेज दिए गए और इंद्र गुजराल की कुर्सी मिली विद्याचरण शुक्ल को। कारण बना था 20 जून 1975 को इंदिरा ने बोट क्लब पर सभा की थी, जिसका दूरदर्शन पर लाइव कवरेज नहीं हो पाया था। दिल्ली के अखबारों और मीडिया, यहाँ तक कि रेडियो में इंदिरा की सभा फीकी दिखी, इसलिए उठाकर रवाना कर दिए गए। उसके बाद विद्या भैया ने जो करामात दिखाई, तो ईमान से भारत के राजनीतिक इतिहास में जब जब बात इमरजेंसी की होगी, विद्याचरण शुक्ल का नाम आएगा। एक ऐसा सूचना प्रसारण मंत्री जिसने कभी किसी पत्रकार को घास नहीं डाली। अखबारों की प्रति छपने से पहले उनके दफ्तर आने लगी, कई करेक्शंस के साथ छपने लगी। एक मीडिया हाउस के ट्रांसफार्मर पर ट्रक भिड़ा देने से लेकर सेमिनार, साधना, राजमोहन गांधी की हिम्मत से लेकर ओपिनियन जैसे कई अखबार पत्रिकाएं
वीसी के सिंहासन के नीचे दबकर दम तोड़ बैठी, बंद हो गए। इस रवैये से खिंचाकर कई संपादकों ने संपादकीय की जगह खाली छोड़नी शुरू कर दी। यह प्रति देखिए किस तरह एक ओर खाली है और यह जगह संपादक की होती थी। पर विद्या भैया कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने संपादकों की बैठक बुलाकर चेतावनी दे दी कि जगह छोड़ना भी अपराध माना जाएगा। बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी के अनुसार उस दौर में विद्या बार बार कहते दिखते थे कि पुरानी आज़ादी फिर कभी नहीं लौटनी है। एक बार उस वक्त के मशहूर गायक किशोर कुमार को उन्होंने संजय गांधी की रैली में गाना गाने के लिए कहा। किशोर कुमार ने मना कर दिया तो 2 सालों तक किशोर की आवाज़ रेडियो से ही गायब हो गई। आयकर के छापे पड़े, आखिरकार किशोर कुमार को झुकना पड़ा। कई फिल्मकार, गीतकार, अभिनेता सरकार की प्रशंसा के गीत गाने मजबूर थे। उन दिनों अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का किस्सा ही खत्म कर डाला। रिलीज होने से रोकने के लिए सारे प्रिंट नष्ट कर दिए गए। गुजराल की आंधी से लेकर धर्मवीर तक को रुकना पड़ा। फिल्म में जहां जहां जनता शब्द आया उसे प्रजा करवाया गया। आप बुद्धिजीवी हैं, जनता शब्द क्यों हटाया यह आप विचार कीजिए। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि विद्या के परम मित्र संजय गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंदिरा गांधी को सत्ता छीनने का डर सताने लगा। वो दिग्भ्रमित होने लगी। बेटे की मौत का सदमा चेहरे पर साफ नजर आने लगा। शक से घिरती चली गई। यह कहना हमारा नहीं, विद्याचरण शुक्ल का था। वह बेखौफ आदमी था। जो कमरे के अंदर बोलता था वो कैमरे के सामने बोलता था। एक पुराने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। आसपास के चट्टुओं ने विद्या के खिलाफ इंदिरा को भड़काया। मंत्री पद छीन लिया गया। राजीव गांधी ने मां को समझाया, विद्या को पुनः कैबिनेट में लेने को कहा और जब चीज़ें सामान्य होने लगी तब इंदिरा गांधी की ही हत्या हो चुकी थी। विद्या के बनते सितारे बनने से पहले ही चले गए। इधर आए राजीव गांधी, वो राजीव गांधी जिनकी विद्याचरण शुक्ल के साथ कभी नहीं बनी, लेकिन राजीव ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। फोन आया कि कल राष्ट्रपति भवन पहुंचो, शपथ लेना है। विद्या निकले लेकिन रास्ते में ही संदेश मिला, अभी रुक जाओ, आगे आपको कैबिनेट में लिया जाएगा। और वह वक्त भी शुरू हुआ जब लोग यह भी कहने लगे कि विद्या जिधर दम उधर हम की राजनीति करता है। मैं विद्या हूँ जो न कभी रुका है और न कभी झुका है। एक इंटरव्यू में जब उन पर सवाल दागा गया कि गांधी परिवार के सबसे करीबी आदमी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो उन्होंने कहा, राजनीति मुझे विरासत में मिली है, इसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरे राजनीतिक कैरियर को खतरा था जो कि मुझे मंजूर नहीं। और फिर शुरू हुआ मस्तमौला आदमी के भटकने का दौर। वीपी सिंह के साथ मिलकर उन्होंने जनता दल की नींव रखी। 89 में सरकार बनी, मंत्री बने। 1990 में सरकार गिरी और इधर विद्या समाजवादी पार्टी में चले गए। चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब वापस कांग्रेस में लौट आए। और फिर आया सन 2000, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। वीसी ने फिर कांग्रेस को टाटा कहा और शरद पवार की एनसीपी में चले गए। विधानसभा चुनाव में ऐसे टिकट सेट किए कि कांग्रेस धड़धड़ाकर गिर पड़ी। केवल एक सीट जीत कर आए चंद्रपुर से नोवेल वर्मा, लेकिन इधर कांग्रेस के वोट ऐसे कटे कि पार्टी 28 सीटों में सिमट कर रह गई। सन 2004 वीसी को इस बार भाजपा में चले गए और भटकते हुए विद्या भैया कांग्रेस में लौटते साल 2007 आ गया। विद्याचरण शुक्ल अपने कांग्रेस में लौट चुके थे। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को सकेलने की जुगत नहीं करनी थी क्योंकि विद्या खेमे का आदमी उधर ही होता था जिधर उसका विद्या भैया होता था। आप उनके इमरजेंसी के किरदार से विद्या भैया को नहीं आंक सकते। उस नज़रिए से विद्याचरण को देखना उनका कद कम आंकना होगा। वीसी अपने कमिटमेंट के पक्के थे। केवल दिल्ली में घूमने के शौकीन नहीं थे। उन्हें मालूम था कि जनता के बीच में बने रहना कितना जरूरी है। वह सक्रिय नेता थे जो अपनों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। यूं ही कोई आदमी 9 बार लोकसभा नहीं पहुंचता। कुछ तो बात रही होगी। वो बात कभी पूछनी हो तो किसी विद्या भैया के आदमी से मिलना। अब आदमी का मतलब पूछना हो तो रायपुर आओ, इन गलियों में निकलो, यह शब्द यहाँ कभी आम हुआ करती थी। वो तो विद्या भैया का आदमी है
और यह टाइटल कभी काफ़ी हुआ करता था। हमेशा छात्र नेताओं से घिरे रहते थे। छत्तीसगढ़ के राजनीति में बड़े कद के नेताओं में युवाओं की पहली पसंद वाला नेता भी वीसी ही थे। रायपुर के छात्र राजनीति में पदार्पण हो और वीसी का आशीर्वाद नहीं लिया हो तो फिर क्या लिया। 25 मई को भी अपने छात्र नेताओं से घिरे विद्या भैया झीरम घाटी के उस हमले का शिकार हुए। 3 गोली खाकर सांस लेते रहे, होश में थे। पत्रकारों कार्यकर्ताओं ने जब उठाया तो उसी रौबदार आवाज में कहा, उठाओ मुझे, उठाओ बैठाओ, मुझे पानी पिलाओ। विद्या भैया की वो दबंग कर्कश भरी आवाज़ कोई नहीं भूल सकता। आखिरकार वही हुआ जो नियति को मंजूर था। वो जवानी का जोश, वो राजकुमार सी जिंदगानी, वो रुआबदार हौसला, वो बंगला, वो गाड़ी, वो शोहरत, सब पीछे छूट चला। और आज जिंदा हर शख्स के लिए यह संदेश छोड़ गया, जियो तो पूरी शिद्दत से जियो। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।